गूगल कोलैब पे। और यहाँ पे हमारे पास हमने जैसे अपनी सेकंड वीडियो में आई थिंक मैंने इनकैप्सुलेशन को कवर किया था, तो इसकी डेफिनेशन हम यहाँ पे देख लेते हैं। इनकैप्सुलेशन इज़ वन ऑफ द कोर प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का ये हमारा कोर प्रिंसिपल है कौन? एनकैप्सुलेशन। इट रेफर टू द बंडिंग ऑफ डेटा एट्रीब्यूट्स एंड मेथड्स। इट रेफर्स टू द बंडिंग of data attributes and method function that operation on the data into a single unit, a class. Encapsulation also involves restricting direct access to some of an object's component, which is a way of preventing unintended interferences and misuse of data. ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है? सिंपल, हम ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड डेफिनेशन है, हम इसको सिंपल लफ्ज़ों में क्या पढ़ते हैं कि इनकैप्सुलेशन क्या होता है? हमारे एट्रीब्यूट्स और हमारे मेथड्स पे क्या लगा देता है? एक्सेस मॉडिफायर्स लगाते हैं। अब एक्सेस मॉडिफायर्स हमारे पास मतलब रिस्ट्रिक्शन लगा देता है हमारे एट्रीब्यूट, मेथड और फंक्शन पे। किस तरह से? जैसे कि एक्सेस मॉडिफायर्स होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट, जो भी मैं क्लास में अपनी जो भी चीज़ें डिफ़ाइन करती हूँ, जैसे कि क्लास में जो एट्रीब्यूट्स में डिफ़ाइन कर रही हूँ, जो मेथड्स डिफ़ाइन कर रही हूँ, वो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होते हैं? हमने अपनी वीडियो में कवर किया था कि वो बाय डिफ़ॉल्ट पब्लिक होते हैं। ठीक है, वो हर जगह एक्सेसिबल होते हैं, मीन्स के क्लास के अंदर भी एक्सेसिबल होते हैं, क्लास के बाहर भी एक्सेसिबल होते हैं, और किसी चाइल्ड क्लास में भी एक्सेसिबल होते हैं। चाइल्ड क्लास में जब भी कोई चाइल्ड क्लास किसी पेरेंट क्लास से इनहेरिट कर रही होती है एट्रीब्यूट्स और मेथड को, पूरी क्लास को इनहेरिट कर रही होती है अपने अंदर, तो भी वहाँ पे भी क्या होते हैं? एक्सेसिबल होते हैं, जो भी हमारे पास पब्लिक मॉडिफायर्स होते हैं। अब प्राइवेट और प्रोटेक्टेड का हमने लास्ट में पढ़ा था कि प्राइवेट सिर्फ और सिर्फ अपनी क्लास के अंदर एक्सेसिबल होता है, बाहर ना ही क्लास के बाहर एक्सेसिबल है और ना ही किसी दूसरी चाइल्ड क्लास के अंदर एक्सेसिबल है। और प्रोटेक्टेड क्या होता है कि अपनी क्लास में तो एक्सेसिबल है और चाइल्ड क्लास में भी एक्सेसिबल है, बट इन दोनों क्लासेस के बाहर एक्सेसिबल नहीं होता हमारा प्रोटेक्टेड। तो अब हमें इन मॉडिफायर्स की ज़रूरत क्यों पड़ी? जब भी हमें ऐसा होता है कि कोई ऐसा डाटा है हमारे पास जो इसका कोई मिसयूज़ हो सकता है, जिसको हमें प्राइवेट रखना है, जो हमें हर किसी को एक्सेस उसका नहीं देना है। जैसे कि अगर हम बैंक अकाउंट की बात करें तो बैलेंस और जो हमारे पास पासवर्ड होता है वो हर किसी के पास एक्सेस नहीं होता है, तो उसको हम प्राइवेट या प्रोटेक्टेड बनाते हैं। ठीक है, मीन्स के यहाँ पे पब्लिक लिखा हुआ है, पब्लिक एट्रीब्यूट्स आर मेथड एट्रीब्यूट्स एंड मेथड आर एक्सेसिबल फ्रॉम एनीवेयर। जैसे कि अभी मैंने बताया, नो स्पेशल सिंटेक्स इज यूज, एग्जाम्पल नेम। तो इसके लिए कोई भी स्पेशल सिंटेक्स यूज़ नहीं हो रहा होता है, क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट जो भी एट्रीब्यूट्स हम बनाते हैं, जो भी मेथड्स हम क्रिएट करते हैं, वो क्या होते हैं? हमारे पास पब्लिक होते हैं। ठीक है, अब प्रोटेक्टेड की बात कर रहे हैं। एट्रीब्यूट्स एंड मेथड्स आर इंटेंडेड फॉर इंटरनल यूज विद इन द क्लास एंड इट्स सब क्लास। क्या होता है? एट्रीब्यूट्स और मेथड जो इंटरनल यूज़ हो रहे होते हैं सब क्लास में और हमारे सब क्लास में, अ सिंगल अंडरस्कोर इज़ यूज्ड एज अ प्रीफिक्स, एग्जाम्पल एज। मीन्स के ये किस लिए यूज़ हो रहे होते हैं कि और प्रोजेक्टेड जो भी हमारे पास एट्रीब्यूट या मेथड होते हैं वो कहाँ एक्सेसिबल होते हैं? हमारी सब क्लास, मीन्स के हमारी चाइल्ड क्लास में और हमारी पेरेंट क्लास में। बाकी इन दोनों क्लास के बाहर एक्सेसिबल नहीं होते। और हम प्रोटेक्टेड को किस तरह बनाते हैं? सिंपल, हम अपने एट्रीब्यूट या मेथड से पहले एक सिंगल अंडरस्कोर लगा देंगे। ठीक है, तो वो हमारा मेथड या एट्रीब्यूट क्या बन जाएगा? हमारा प्रोटेक्टेड बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम क्या देख रहे हैं? प्राइवेट एट्रीब्यूट्स एंड मेथड्स आर एक्सेसिबल ओनली विद द क्लास इटसेल्फ। एट्रीब्यूट्स और मेथड जो प्राइवेट होते हैं वो कहाँ? सिर्फ और सिर्फ अपनी क्लास में ही एक्सेसिबल होते हैं, ना ही अपनी चाइल्ड क्लास में एक्सेसिबल होते हैं, ना ही उसके बाहर एक्सेसिबल होते हैं। ठीक है, और अ डबल अंडरस्कोर इज यूज्ड एज अ प्रीफिक्स, एग्जांपल सैलरी। तो वो क्या होते हैं? डबल अंडरस्कोर। जब भी हमें किसी एट्रीब्यूट या मेथड को प्राइवेट बनाना होता है तो हम उसके नेम से पहले क्या करते हैं? डबल अंडरस्कोर लगा देते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास आ जाते हैं गेटर सेटर मेथड्स। गेटर और सेटर मेथड सिंपल क्या होते हैं? जो हमने इनकैप्सुलेशन के अंदर किया था कि जब भी मुझे किसी प्राइवेट वेरिएबल को प्राइवेट एट्रीब्यूट को हमें एक्सेस करना हो किसी या तो क्लास के बाहर या किसी चाइल्ड क्लास में, तो मैं किसके ज़रिए करूँगी? गेटर सेटर के ज़रिए। अब गेटर सेटर क्या होते हैं इसकी हम डेफिनेशन देखते हैं। टू एक्सेस और मॉडिफाई प्राइवेट और प्रोटेक्टेड एट्रीब्यूट, गेटर एंड सेटर मेथड आर यूज्ड। These methods provide control access to the data, ensuring that any changes are validated or proceeds appropriately. Example, implementing encapsulation in Python. Let's create
a bank account class to demonstrate encapsulation using private and protected attributes along with getter and setter metrics. ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इस वाली ना क्लास को क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हैं, इसको हम कॉपी कर लेते हैं क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है और हमें जल्दी जल्दी सारी चीज़ों को कवर करना है. तो सिंपल मैं यहाँ पे कॉपी करूँगी, जैसे कि मैंने बताया है कि ये मैंने क्या बनाई है, एक बैंक अकाउंट की क्लास बनाई है जिसमें हमारे पास ये क्या है, कंस्ट्रक्टर है. कंस्ट्रक्टर के अंदर सबसे पहला पैरामीटर हमें सेल्फ मिल रहा होता है. सेल्फ के बाद क्या है, अकाउंट होल्डर और बैलेंस. उसको हमने क्या किया हुआ है, सेल्फ डॉट अकाउंट होल्डर इज इक्वल टू अकाउंट होल्डर, सेल्फ डॉट बैलेंस इज इक्वल टू बैलेंस, और फिर लिखा हुआ है सेल्फ डॉट पेन इज इक्वल टू 1 2 3 4. ये मेरे पास क्या है, प्राइवेट एट्रीब्यूट. ये हमारे पास कौन सा एट्रीब्यूट है, पब्लिक है, जो हर जगह एक्सेसिबल है. जिस और फिर बैलेंस से पहले मैंने सिंगल एट्रीब्यूट लगाया है, तो ये क्या बन गया, मेरा प्रोटेक्टेड एट्रीब्यूट बन गया. और पिन से पहले मैंने क्या किया है, डबल अंडरस्कोर लगाया है, तो ये मेरा कौन सा एट्रीब्यूट बन गया, प्राइवेट एट्रीब्यूट बन गया. ठीक है, उसके बाद मैंने क्या लिखा है, गेट बैलेंस का एक मेथड बनाया है जिसमें कि मैं क्या रिटर्न करवा रही हूँ, अपना बैलेंस रिटर्न करवा रही हूँ. उसके बाद मैंने एक और मेथड बनाया है. वो किस लिए बनाया हुआ है, सेटर मेथड फॉर बैलेंस. बैलेंस को सेट करने के लिए तो यहाँ पे लिखा हुआ है डेफ सेट बैलेंस सेल्फ और अमाउंट. क्या अमाउंट मुझे सेट करनी होगी, इफ़ अमाउंट अगर बड़ी है और बराबर है 0 के, तो क्या हो जाए, सेल्फ डॉट बैलेंस इज इक्वल टू अमाउंट. सेल्फ डॉट बैलेंस किसके बराबर हो जाए, अमाउंट के बराबर हो जाए, और क्या प्रिंट हो, क्या आ जाए, बैलेंस अपडेटेड टू सेल्फ डॉट बैलेंस. बैलेंस अपडेटेड लिखा हुआ आ जाएगा और फिर जो भी बैलेंस होगा वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा. और वरना एल्स में क्या हो जाए, प्रिंट इनवैलिड अमाउंट, बैलेंस कैन नॉट बी नेगेटिव. फिर उसके बाद मैंने गेटर का मेथड बनाया है फॉर पिन प्राइवेट एट्रीब्यूट डेफ गेट पिन. अब मैं पिन को एक्सेस कर रही हूँ. पिन क्या है, जो भी हमारा पासवर्ड होगा वो हम जो पिन सबको नहीं पता होगी, ये हमारी क्या होगी, प्राइवेट होगी. तो रिटर्न क्या करा रहे हैं, एक्सेस डिनाइड पिन इज प्राइवेट. जब भी हम गेटर को गेट कर रहे होंगे तो वो क्या बोलेगा, ये प्राइवेट एट्रीब्यूट है और ये क्या है, प्राइवेट है. ये रिटर्न हो जाएगा, ये स्ट्रिंग. और फिर उसके बाद डेफ डिस्प्ले सेल्फ प्रिंट अकाउंट होल्डर. अकाउंट होल्डर का नाम प्रिंट हो रहा होगा और क्या प्रिंट हो रहा होगा, बैलेंस प्रिंट हो रहा होगा. मेथड टू डिस्प्ले अकाउंट डिटेल्स. तो हमारे पास क्या होता है, हमें पता है जब भी हमें अपने प्राइवेट या प्रोटेक्टेड मेथड को एट्रीब्यूट को एक्सेस करना हो तो हम किसके ज़रिए कर सकते हैं, अपने मेथड्स के ज़रिए कर सकते हैं, जिसको हम गेटर और सेटर बोलते हैं, जो हम पहले भी देख चुके हैं. बट हमें ये नहीं पता था कि हम इसको क्या बोलते हैं, गेटर और सेटर कहते हैं. ठीक है, सिंपल ये चीज़ मैं पहले भी करवा चुकी हूँ. जैसे कि हम गेट बैलेंस कर रहे थे और वो मुझे अपनी चाइल्ड क्लास में भी सेविंग अकाउंट जब हमने बनाया था और फिर अपनी चाइल्ड क्लास में भी मुझे उसकी नीड थी, तो मैं उसको किससे गेट कर रही थी, मैं अपने गेट बैलेंस वाले मेथड से गेट कर रही थी उसका बैलेंस. और जब मुझे डिपॉजिट कराना था इंटरेस्ट, तो मैं किससे गेट कर रही थी, डिपॉजिट वाले मेथड से. तो प्राइवेट एट्रीब्यूट को या प्रोटेक्टेड एट्रीब्यूट को हम अपने मेथड से गेट कर सकते हैं, क्लास के बाहर भी एक्सेस कर सकते हैं और किसी चाइल्ड क्लास के अंदर भी एक्सेस कर सकते हैं. ठीक है, तो अभी हम देखते हैं B1 इज इक्वल टू बैंक अकाउंट. बैंक अकाउंट बनाते हुए मुझे क्या क्या भेजना पड़ेगा, मैं भेजूँगी यहाँ पे अपना नाम और उसके बाद भेज दूँगी बैलेंस. यहाँ पे अब B1 डॉट डिस्प्ले का मेथड मैं कॉल करती हूँ. तो डिस्प्ले का मेथड जब भी मेरे पास कॉल करूँगी तो मेरे पास अकाउंट होल्डर जो पब्लिक है वो भी प्रिंट होके आ रहा होगा और बैलेंस मेरे पास क्या है, प्रोटेक्टेड है, वो भी प्रिंट होके आ रहा होगा. किसके ज़रिए, मेरे मेथड के ज़रिए. मैं इसको डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकती, बट मेथड के ज़रिए मैं इसको एक्सेस कर सकती हूँ. तो अगर मैं इसको रन करूँ तो सिंपली मेरे पास गेटर सेटर ये होते हैं. किसी भी प्राइवेट या प्रोटेक्टेड एट्रीब्यूट को सेट करने के लिए और गेट करने के लिए, तो उसे हम क्या बोलते हैं, गेटर सेटर मेथड. तो मेरे पास क्या हो गया, अकाउंट होल्डर का नाम हो गया और मेरा बैलेंस भी प्रिंट हो गया. अगर मैं बैलेंस को डायरेक्ट एक्सेस करूँ कैसे,
B1 डॉट बैलेंस। अगर मैं बैलेंस को कुछ इस तरह से प्रिंट करवाऊंगी ना इसको, तो मैं ये तो मैं एट्रीब्यूट को गेट कर रही हूँ, तो देखते हैं मेरे पास क्या रिजल्ट आता है। ये आ गया, प्रिंट हो गया खुद ही। तो मैं इसको यहाँ पे रन करती हूँ। तो अभी जब मैंने ऊपर B1 डॉट डिस्प्ले वाले मेथड को कॉल किया था तो मेरे पास कोई एरर नहीं आ रहा था। अब अगर मैं करती हूँ तो मेरे पास पहले डिस्प्ले वाला मेथड चला और फिर उसके बाद मेरे पास 2000 आ गया। इसको तो प्रिंट ठीक है। तो अब मेरे पास क्या एरर आ गया, मेरे पास एरर आ रहा है पहले मेरे पास डिस्प्ले वाला। मैं इसको ना डिस्प्ले वाले को कमेंट करती हूँ और फिर इसको रन करती हूँ, वरना ना कन्फ्यूजन हो रही है। ठीक है, अब मैं रन करती हूँ तो मेरे पास क्या आया कि बैंक अकाउंट ऑब्जेक्ट हैज़ नो एट्रीब्यूट बैलेंस। तो मेरे पास वो क्या कह रहा है कि ऐसा बैलेंस नाम का कोई एट्रीब्यूट हमारे पास है ही नहीं बैंक अकाउंट पे। तो ठीक है, तो मेरे पास क्या आ गया, एरर आ गया। तो मैं इसको डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकती। तो ये होते हैं हमारे पास गेटर और सेटर मेथड। अब अगर मैं गेटर और सेटर मेथड को कॉल भी करूँ वो भी देख लेते हैं हम एक बार। तो मेरे पास गेटर मेथड कौन सा है, ये गेट पिन वाला मेथड मेरे पास क्या है, गेटर मेथड। तो मैं यहाँ पे लिख दूँगी यहाँ पे ना पिन भी ले लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ सेल्फ डॉट पेन, और पेन से पहले मैं डबल अंडरस्कोर दूँगी और इसको क्या बनाऊँगी, एफ स्ट्रिंग बनाऊँगी। ठीक है, और मैं अगर इसको B1 इसको मैं कमेंट कर देती हूँ अभी, और मैं यहाँ पे कॉल करती हूँ B1 डॉट गेट पेन को कॉल करती हूँ। तो मैं गेटर मेथड से क्या करूँगी, प्राइवेट एट्रीब्यूट को भी क्या कर लूँगी, गेट कर लूँगी। तो मैं यहाँ पे सिंपल, अच्छा गेट के अंदर मुझे पिन भी तो भेजनी पड़ेगी, तो पिन में क्या सेंड करूँगी इधर, अच्छा नहीं इधर नहीं, पिन तो मुझे इधर भेजनी पड़ेगी। तो पिन हम भेज देते हैं 1 2 3 4। ठीक है, और अब हम इसको रन करते हैं। और इसको मैं प्रिंट करना पड़ेगा क्योंकि मैंने इसके अंदर जो भी किया है वो रिटर्न करवाया है। और यहाँ पे इसको रन करते हैं तो मेरे पास क्या हो गया, एक्सेस डिनाइड, पिन इज़ प्राइवेट 1 2 3 4। तो मेरे पास क्या है, पिन इज़ प्राइवेट है, बट मैंने इसको किस तरह एक्सेस किया, गेटर मेथड के ज़रिए मैंने इसको अपने प्राइवेट वाले एट्रीब्यूट को भी एक्सेस कर लिया। तो इससे हमें पता चला कि हम जो हमारे प्राइवेट एट्रीब्यूट या हमारे प्रोटेक्टेड एट्रीब्यूट्स होते हैं उसको हम गेटर मेथड के ज़रिए क्या करवा सकते हैं, प्रिंट करवा सकते हैं, एक्सेस करवा सकते हैं क्लास के बाहर। ठीक है, तो इसी तरह हमारे पास होता है सेटर मेथड जो हमारे बैलेंस को सेट कर रहा है। अगर हम इसको कॉल करें B1 डॉट सेट बैलेंस और इसके अंदर अमाउंट भेज दें 2000। ठीक है, और इसके बाद मैं इसको क्या करती हूँ, रन करती हूँ।
तो मेरे पास पहले अपना गेटर मेथड प्रिंट होके आ रहा है और फिर उसके बाद क्या आ रहा है, सेटर मेथड बैलेंस अपडेटेड टू 2000। तो बैलेंस क्या हो गया मेरा, अपडेट हो गया 2000। तो पहले से मेरा 2000, तो अब मैं 4000 कर देती हूँ सर। तो बैलेंस क्या हो रहा है, सेट हो रहा है, न्यू वैल्यू सेट हो रही है बैलेंस की। तो ये मेरे पास कौन सा मेथड है, सेटर मेथड है। बैलेंस क्या हो गया, अपडेट हो गया 4000 हो गया। ठीक है, तो मेरे पास ये होते हैं गेटर और सेटर मेथड। अब अगर मैं दूसरी चीज़ों को देखूं, तो इनहेरिटेंस हमें सब पता है। इनहेरिटेंस क्या होता है वो भी हम लास्ट वीडियो में अपनी कवर कर चुके हैं, सेकेंड लास्ट वीडियो में। इनहेरिटेंस इज वन ऑफ द कोर प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। इट अलाउज a class called a child class or subclass to inherit attributes and method from another class called a parent class or superclasses. The superclass, uh, this promotes code reuse and establish a hierarchical रिलेशनशिप बिटवीन क्लासेस। अब इनहेरिटेंस हमारे पास क्या होता है कि जो वही सेम चीज़ मुझे दूसरी क्लास में भी चाहिए, जो मैंने पेरेंट क्लास पे भी या पहले से जो क्लास बनाई हुई है, जो चीज़ें मैंने उसमें डिफ़ाइन की हैं, जो एट्रीब्यूट्स और मेथड मैंने उसमें डिफ़ाइन किया, वही सेम चीज़ मुझे अपनी सेकेंड क्लास में भी चाहिए। तो मैं ज़्यादा अच्छा काम ये रहेगा कि मैं वापस से सारा कोड दोबारा लिखूँ, एक एक चीज़ में उसको दोबारा डिफ़ाइन करूँ, या ज़्यादा अच्छा काम वो रहेगा कि मैं उसको रीयूज़ कर लूँ। ठीक है, तो रीयूज़ करना ज़्यादा बेटर रहेगा, मेरा टाइम भी बच जाएगा, मेरा कोड भी क्लीन लगेगा, ऑर्गेनाइज लगेगा। तो मैं क्या करूँगी, इससे हमारे पास कौन सा कॉन्सेप्ट आता है, इनहेरिटेंस का, कि भाई जो भी पेरेंट क्लास के एट्रीब्यूट्स और मेथड्स हैं उनको क्या करो, चाइल्ड क्लास में इनहेरिट करवा लो और उसे चाइल्ड क्लास में यूज़ कर लो, दोबारा लिखने से ज़्यादा बेटर है। ठीक है, तो ये हमारे पास होता है इनहेरिटेंस। अब इनहेरिटेंस पे हमारे पास टाइप्स आ जाती हैं। एक होता है सिंगल इनहेरिटेंस, जो अभी तक हम करते हुए आ रहे हैं, और इसकी क्या डेफिनेशन, सब क्लास इनहेरिट फ्रॉम अ सिंगल सुपर क्लास। अब जो हमारी सब क्लास होती है वो एक ही पेरेंट क्लास से क्या कर रही होती है, इनहेरिट कर रही होती है। ऐसे ही हमने अपनी पिछली वीडियोस में इनहेरिट भी करवाया। बट मल्टीपल इनहेरिटेंस भी होती है, वो क्या होती है, अ सब क्लास इनहेरिट फ्रॉम मल्टीपल सुपर क्लास। हम मल्टीपल पेरेंट्स से भी इनहेरिट कर सकते हैं। कैसे, मल्टीपल इनहेरिटेंस भी हम एक में कर सकते हैं, बट जब हम जावास्क्रिप्ट पढ़ रहे थे, टाइपस्क्रिप्ट पढ़ रहे थे, तो वहाँ पे ये चीज़ नहीं होती। बट हमारे पास पाइथन में ये चीज़ मौजूद है कि हम मल्टीपल इनहेरिटेंस भी एक वक्त में कर सकते हैं। अब वो किस तरह कर सकते हैं, हम उसमें क्या करेंगे कि सिंपल मैं उसके अंदर क्या करूँगी, इन्वर्टेड कॉमर्सेस को सेपरेट कर रही होंगी। मीन्स कि अगर हम एक एग्जाम्पल बना लें, यहाँ पे इसको मैं कमेंट कर देती हूँ और यहाँ पे लिख देते हैं टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। इसको जूम कर लेते हैं थोड़ा सा। टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस, फर्स्ट कौन सी है हमारे पास, सिंगल इनहेरिटेंस। और सेकंड कौन सी है हमारे पास, मल्टीपल इनहेरिटेंस। ठीक है, और हम इसको कर देते हैं कमेंट आउट। कमेंट में इसलिए कर रही हूँ ताकि आप लोगों को ना जो भी चीज़ें हैं वो समझने में आसानी हो जाती है कमेंट पढ़ के। ठीक है, तो हमारे पास सिंगल इनहेरिटेंस हम अब तक के देखते हुए आ रहे थे कि हमने एक क्लास बनाई और उसको चाइल्ड क्लास में इनहेरिट कर लिया। सिंपल पैरेंथेसिस लगा के हम अपनी क्लास का नाम दे देते थे जो हमारी पेरेंट क्लास होती थी। ठीक है, ऐसे ही हो रहा था अब तक। अब हम मल्टीपल इनहेरिटेंस देखते हैं वो क्या होती है। अब मैं एक क्लास बना लेती हूँ, क्लास ए, और उसके अंदर मैं सिंपल क्या करूँगी, डेफ और इसके अंदर मैं लिख लेती हूँ डेफ इननेट। हम कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं सिंपल सा, जल्दी से सेल्फ मिल रहा होगा। और सेल्फ के अंदर हम क्या करवा रहे होंगे,
अभी हम सिंपल सेल्फ ले लेते हैं, इसके अंदर हम ले लेते हैं नेम, ठीक है, नेम के हमने लिख दिया और सेल्फ डॉट नेम इज इक्वल टू नेम, ठीक है। और इसके बाद मैं क्या बनाऊंगी, एक मेथड बना देती हूँ हेलो का, और उसके अंदर भी मैं सेल्फ लूँगी और इसके अंदर मैं क्या प्रिंट करवा दूँगी हेलो, और जो भी हम नेम पास करेंगे तो नेम के लिए हम सेल्फ डॉट नेम फ्रॉम क्लास ए, तो हम ये मैसेज प्रिंट करवा देंगे कि भाई जब भी कोई यूज़र आए और हेलो नाम के जो मेरे क्लास ए के अंदर जो मेथड बनाया है इसको कॉल करे तो क्या प्रिंट हो हेलो, और जो वो नाम पास करे क्लास में वो, और फिर वो बता दे कि मैं कौन सी क्लास से हेलो बोल रहा हूँ, तो हेलो फ्रॉम क्लास ए। अब मैं क्या चाह रही हूँ, कोई क्लास बी बना दूँ, क्लास बी बना देते हैं और सेम इसी को हम क्या करते हैं कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा टाइम ले रहा है पता नहीं कॉपी करने में, देर में मैं खुद ही लिख देती हूँ डेफ अंडरस्कोर नेट अंडरस्कोर और उसके बाद सेल्फ, फिर उसके बाद हमें क्या मिल रहा होगा नेम, और देन हम लिख लेंगे यहाँ पे सेल्फ डॉट नेम इज इक्वल टू नेम, और उसके बाद मैं यहाँ पे एक और डेफ बना के और सिंपल मैं यहाँ पे क्या लिखूँगी, ठीक है। और उसके बाद मैं यहाँ पे सिंपल बाय का एक मेथड बनाऊँगी और वहाँ पे भी मुझे क्या मिल रहा होगा, या हम गुड बाय का बना लेते हैं, ठीक है। गुड बाय का मेथड बनाया और यहाँ पे भी मुझे एक मैसेज प्रिंट हो क्या मिल रहा होगा, और मैसेज क्या होगा, मैं यहाँ पे मैसेज करवा देती हूँ गुड बाय, और यहाँ पे सेल्फ डॉट नेम, और यहाँ पे प्रिंट करवा देते हैं फ्रॉम क्लास बी। अब मैंने यहाँ पे दो मेथड बना लिया, अब मैं एक और क्लास बनाती हूँ यहाँ पे, कौन सी, यहाँ पे मैं क्लास बनाती हूँ सी, जो किसको इनहेरिट कर रही होगी, हमने अभी तक देखा है कि हम एक जब भी हमें कोई क्लास को इनहेरिट करवाना होता था सिंपल हम यहाँ पे क्लास के अंदर पैरेंथेसिस लगा क्लास का कीवर्ड डिफाइन करते थे, फिर उसके बाद क्लास का नेम, और देन उसके बाद पैरेंथेसिस लगा के उसके अंदर अपनी पेरेंट क्लास का नाम दे देते थे। तो ये हमारे पास कौन सी होती थी इनहेरिटेंस, सिंगल इनहेरिटेंस। बट अभी हमें क्या करना है, मल्टीपल इनहेरिटेंस हम किस तरह करते हैं, अपनी हमने एक पेरेंट क्लास का नाम दिया, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा लगाने के बाद हम दूसरी क्लास का नाम भी दे सकते हैं, तो हम इस तरह जितनी भी पेरेंट क्लास से इनहेरिट करना चाहें इनहेरिट कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे मुझे एक कंस्ट्रक्टर मिल रहा होगा सिंपल, और कंस्ट्रक्टर के अंदर मुझे सेल्फ मिल रहा होगा, और सेल्फ के बाद मुझे क्या मिल रहा होगा, सुपर फंक्शन मुझे लगाना पड़ेगा, और सुपर से मुझे कॉल करना पड़ेगा, और VS कोड शायद खुद ही ऑटोमेटिक बंद हो गया, हम इसको दोबारा ओपन कर लेते हैं, और मैं सिंपल यहाँ पे क्या करूँगी,
उसके बाद मैं सिंपल यहाँ पर डॉट लगाऊंगी। अब सुपर क्या करता है, हमारे जितने भी पेरेंट क्लास के अंदर जो भी एट्रीब्यूट और मेथड होता है उसको क्या करता है, एक्सेस करता है हमारी चाइल्ड क्लास में। और अब मैं इसके अंदर क्या पास करूँगी, नेम। मुझे क्या मंगवाना है अपनी पेरेंट क्लास से, नेम मंगवाना है। और उसके बाद मैं यहाँ का मेथड बना लूँगी डेफ फाइनल मैसेज। यहाँ पे भी मुझे क्या मिल रहा होगा, सेल्फ मिल रहा होगा। सेल्फ के बाद मैं यहाँ पे क्या प्रिंट करवा रही हूँगी, प्रिंट हेलो फ्रॉम क्लास सी। थैंक यू लिख देते हैं हम, या तो ताकि हमें रेफरेंस पता चल जाए। थैंक यू फ्रॉम क्लास सी। तो अभी हमने क्या देखा कि हम मल्टीपल क्लासेस से क्या करा रहे हैं, इनहेरिट करवा रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ पे अपनी क्लास सी का इंस्टेंस क्रिएट करती हूँ, इंस्टेंस तो सबको पता है कि हमारे पास इंस्टेंस मीन्स ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, कि जो भी मैं अपनी क्लास का क्या क्रिएट कर रही हूँ, ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर रही हूँ। C1 का फिर हम इंस्टेंस क्रिएट करेंगे और इधर हम क्या पास करेंगे। क्या C1 में मुझे कुछ पास करने की ज़रूरत है, देख लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे नेम पास कर देती हूँ तो मेरे पास क्या होगा, और मुझे क्या है यहाँ पे सेल्फ डॉट नेम मिल रहा होगा। यहाँ पे मैं लगा देती हूँ पैरेंथेसिस सेल्फ डॉट, सॉरी पैरेंथेसिस नहीं, कर्ली ब्रैकेट, और नेम लिख देते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे मैं किसको कॉल करूँगी, C1 डॉट फाइनल मैसेज को। आई थिंक मेरे पास कोई एरर आएगा और आना भी चाहिए। हम इसको CLS करते हैं और इसको स्टार्ट करते हैं। तो मेरे पास क्या आ रहा है, टाइप एरर आ रहा है, टेक्स्ट 1 पोजिशनल आर्ग्यूमेंट बट 2 वर गिवन। तो भाई हमें पहले ही पता था कि जब भी हमें जो भी हमारी पेरेंट क्लास से जो भी एट्रीब्यूट्स हम मंगवा रहे हैं उसको हमें अपनी चाइल्ड क्लास में भी यहाँ पे एज अ पैरामीटर देना होगा, ऐसे ही है। अब अगर मैं इस कोड को रन करूँगी तो मेरे पास कोई भी एरर नहीं आना चाहिए। तो मेरे पास क्या आया, थैंक यू अली फ्रॉम क्लास सी। ठीक है, पहले मेरे पास क्यों एरर आ रहा था, क्योंकि जब भी मैं जो भी पेरेंट क्लास से जिस भी एट्रीब्यूट को मंगवा रही हूँ, जिस भी एट्रीब्यूट को एक्सेस करवा रही हूँ, वो मैं अपने जो चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर है उसमें भी डिफाइन करूँगी, जैसे कि हमने पहले भी देखा था। तो यहाँ पे हमने नेम नहीं पास किया था, इस वजह से मेरे पास ये टाइप एरर आ रहा था। जैसे ही मैंने यहाँ नेम पास किया मेरे पास से एरर चला गया। क्या मैं अब अपने चाइल्ड क्लास, जो हमारी सी क्लास है चाइल्ड क्लास, उससे मैं एक्सेस कर सकती हूँ अपने हेलो वाले मैसेज उसको, तो हेलो वाले को भी कर सकते हैं। और C1 डॉट गुड बाय को भी करके देखते हैं। अच्छा, इधर कोई एरर आ रहा है, चला गया एरर। अब हम इसको CLS करते हैं और अब प्रिंट करके देखते हैं। तो मेरे पास कौन सा पहले कहाँ से प्रिंट हुआ, थैंक यू अली फ्रॉम क्लास सी, पहले मेरी क्लास सी वाली चाइल्ड चली, फिर उसके बाद हेलो अली फ्रॉम क्लास ए, और फिर उसके बाद गुड बाय अली फ्रॉम क्लास बी। इन तीनों मैसेज को, ये तीनों अलग अलग क्लासेस के हैं। जो फाइनल मैसेज है वो क्लास सी का है, जो हेलो मैसेज है वो क्लास ए का है, और जो गुड बाय मैसेज है वो क्लास बी का है।
तो मैं उसको किसकी इंस्टेंस से कॉल कर रही हूँ, हेलो और गुड बाय को अपनी जो क्लास सी है उसकी इंस्टेंस से। कैसे कर पा रही हूँ, क्योंकि मैंने अपनी ए और बी दोनों क्लास को इनहेरिट किया हुआ है। तो हम यहाँ पे इस तरह से मल्टीपल इनहेरिटेंस भी कर सकते हैं। अब इसके अंदर हम देखें, हमारे पास एक आता है एमआरओ। एमआरओ हमारे पास क्या होता है, अगर किसी को पता हो, मेथड रेजोल्यूशन ऑर्डर, वो यहाँ पे होगा भी, हम इसको थोड़ा सा ढूंढते हैं। मैं खुद ही दिखा देती हूँ। मैं सही पास नहीं कर यार, मैं ना एमआरओ गलत लिख रही हूँ। एमआरओ मीन्स हमें क्या दिखा रहा होता है, हमारी करंट क्लास दिखा रहा होता है, और उसके बाद हमने उस क्लास में कितनी क्लास को, कितनी कौन सी पेरेंट क्लास है, जैसे कि हमारे फादर हैं, मीन्स के इसको हम सिंपल ये दे सकते हैं कि हमारे फादर हैं, फिर हमारे ग्रैंड फादर हैं, फिर उसके बाद हमारे परदादा, फिर उनके भी दादा। इस तरह से हमारी जर्नी चलते हुए आ रही है कि नस्ल दर नस्ल। तो इस तरह से जो भी हमारा मतलब चाइल्ड क्लास होता है, वो कितनी क्लासों को इनहेरिट कर रहा है, वो हमें कौन दिखा रहा होता है, एमआरओ। इसकी फुल फॉर्म क्या है, मेथड रेजोल्यूशन ऑर्डर। आई थिंक वो ये वाले रैपो में होगी। हम इसको ओपन करते हैं। और हम ये एमआरओ लास्ट देखेंगे, और फिर उसके बाद अपनी वीडियो को क्या करेंगे, एंड करेंगे। ये रहा। तो हमारे पास मेथड रेजोल्यूशन ऑर्डर क्या होता है, एमआरओ। मेथड रेजोल्यूशन ऑर्डर, एमआरओ, इज द ऑर्डर इन विच पाइथन सर्चेस फॉर मेथड्स एंड एट्रीब्यूट इन अ क्लास हायरार्की, स्पेशली इन केसेस ऑफ मल्टीपल इनहेरिटेंस। देखिए, वो क्या क्लास हायरार्की को क्या कर रहा होता है, मेथड्स और एट्रीब्यूट्स को क्या सर्च कर रहा होता है, स्पेशली इन केसेस ऑफ मल्टीपल इनहेरिटेंस। किस केसेस में, मल्टीपल इनहेरिटेंस जब भी हो रही होती। इट इंश्योर दैट द करेक्ट मेथड और एट्रीब्यूट इज फाउंड एंड कॉल्ड व्हेन देयर आर ओवरलैपिंग नेम्स इन द इनहेरिटेंस ट्री। तो वो क्या देख रहा होता है कि भाई इंश्योर कर रहा होता है कि मेथड और एट्रीब्यूट्स फाउंड एंड कॉल्ड देयर आर ओवरलैपिंग, कोई ओवरलैपिंग तो नहीं हुई है नेम्स इन द इनहेरिटेंस ट्री में। तो ये ट्री बनते हुए आ गई कि पहले एक ने इनहेरिट किया, फिर दो ने, फिर तीन ने, फिर चार ने, इस तरह से मल्टीपल इनहेरिटेंस चलती है। द एमआरओ मेथड, द एमआरओ मेथड इज अ बिल्ट इन मेथड इन पाइथन। ये पाइथन में कैसा है, पहले से बिल्ट इन है। डेट रिटर्न अ लिस्ट ऑफ क्लासेस, वो क्या करता है, रिटर्न हमें करता है लिस्ट ऑफ क्लासेस। लिस्ट हमें पता है जिसमें हमें मल्टीपल चीज़ें मिल रही होती हैं, लिस्ट हमारे पास वो होती है। इन द ऑर्डर दे विल बी सर्च फॉर एट्रीब्यूट एंड मेथड। दिस लिस्ट रिप्रेजेंट द linearization of the class hierarchy। वो क्या रिप्रेजेंट कर रही होती है, पूरी क्लास हायरार्की को एक ही लाइन में रिप्रेजेंट कर रही होती है। हाउ पाइथन रिजॉल्व मेथड्स कॉल इन मल्टीपल इनहेरिट। पाइथन यूजेस द C3 linearization algorithm to define the MRO. The algorithm ensures subclasses come before their parent class. The order of inheritance is preserved. No class is visited more than once। ठीक है, तो हम एमआरओ को किस तरह कॉल कर सकते हैं, अच्छा डॉट से हम कर सकते हैं, और मैं उसको ना पैरेंथेसिस के अंदर पास कर रही थी
तो सिंपल हम क्या करेंगे, प्रिंट, और हम अपनी क्लास को देंगे c.mro, और उसको हम क्या करवा लेंगे, प्रिंट करवा लेंगे। तो सिंपल अगर मैं यहाँ पे cls करूँ और इसको अपने रन करूँ तो मेरे पास क्या आ गया, एक लिस्ट आ गई। लिस्ट हमें कैसे पता चल रहा है कि ये एक लिस्ट है, हमें यहाँ पे किस में रैप हुई हुई है, स्क्वायर ब्रैकेट में। अब सबसे पहले मेरे पास क्लास क्या आ गई, क्लास, फिर अंडरस्कोर अंडरस्कोर मेन अंडरस्कोर अंडरस्कोर डॉट सी। तो मेरी मेन क्लास कौन सी है, सी, ठीक है, जो मेरी करंट क्लास है। तो करंट क्लास ये एमआरओ हमेशा कहाँ पे दिखाता है, हमारे लेफ्ट साइड पे। उसके बाद राइट साइड पे वो क्या दिखा रहा होता है, पेरेंट क्लास के, कि हमने कितनी क्लास से इनहेरिट किया हुआ है। तो यहाँ पे वो क्या दिखा रहा है, क्लास मेन ए, हमने ए क्लास से इनहेरिट किया हुआ है। फिर क्या बता रहा है, क्लास मेन बी, हमने बी क्लास में। और यहाँ पे हमारे पास क्या बता रहा है, क्लास ऑब्जेक्ट। अब बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, जब भी हम कोई क्लास बनाते हैं, मीन्स के मैंने ये क्लास बनाई है ऊपर टॉप पे बैंक अकाउंट वाली, तो हर क्लास पाइथन में बाय डिफ़ॉल्ट किसी न किसी पेरेंट क्लास को इनहेरिट कर रही है। अब वो पेरेंट क्लास कौन सी है, ऑब्जेक्ट की, जो पहले से बिल्ट इन पाइथन के पास बन के रखी हुई है। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट हमारी पाइथन में क्या हो रहा होता है, जब भी मैंने कोई क्लास क्रिएट की तो मैंने भले इनहेरिट किया या नहीं किया, बट हमारे पास वो क्लास क्या कर रही होती है, बैंक अकाउंट वाली भी किसी ना किसी क्लास को इनहेरिट करी। और वो क्लास कौन सी है, ऑब्जेक्ट की। वो हमें कैसे पता चलता है, जब भी मैंने एमआरओ चलाया तो मुझे सबसे लास्ट में क्या मिल रहा है कि क्लास ऑब्जेक्ट। तो क्या हो रहा है कि यहाँ पे हमारी जो क्लास है वो किसको इनहेरिट कर रही है, क्लास ऑब्जेक्ट को। अब अगर हम बैंक अकाउंट वाली क्लास में ये काम करवाते हैं, हम नीचे की ना अभी के लिए सारी चीज़ें को कमेंट कर देते हैं, और मैं हमारू ना बैंक अकाउंट वाली क्लास में चलाती हूँ। तो बैंक अकाउंट ने तो अभी के लिए किसी भी क्लास को इनहेरिट नहीं किया हुआ। तो अगर मैं यहाँ पे प्रिंट लिखती हूँ और प्रिंट के अंदर में लिखती हूँ बैंक अकाउंट डॉट एमआरओ, और अगर मैं यह रन करती हूँ तो मेरे पास क्या रिजल्ट आएगा, CLS करते हैं। तो मेरे पास क्या है, क्लास मेन, मेरी जो मेन क्लास है वो क्या है, बैंक अकाउंट है, और वो किससे इनहेरिट कर रही है, जो भी राइट साइड पे आ रहा होता है, जो हमारे पास लिस्ट के अंदर लेफ्ट साइड पे आ रहा है, वो क्या है, मेरी करंट क्लास है, ठीक है। और उसके बाद जो राइट साइड पे आ रही होती हैं जितनी भी क्लासेस, वो मेरी क्या होती है, पेरेंट क्लासेस। अब मैंने बैंक अकाउंट में तो किसी भी क्लास से इनहेरिट नहीं की हुई कोई, ये डायरेक्ट मैंने क्लास बनाई है। तो जैसे कि मैंने अभी बताया, बाय डिफ़ॉल्ट पाइथन में जब भी हम कोई क्लास क्रिएट करते हैं, वो ऑब्जेक्ट की क्लास से जो हमारे पास बिल्ट इन पाइथन के अंदर बनी हुई है, वो क्या कर रही होती है, इनहेरिट कर रही होती है अपने अंदर चीज़ों को, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम इसको और डिटेल में कवर करेंगे। तो आप एमआरओ और बाकी जो गेटर सेटर हमने पढ़े, इन चीज़ों को आप ध्यान से देखना कि ये चीज़ें क्या होती हैं, पब्लिक प्राइवेट इनकैप्सुलेशन, ये सारी एक्सेस मॉडिफायर्स को आज हमने दोबारा देखा, इनहेरिटेंस को, और मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या होते हैं, सिंगल इनहेरिटेंस क्या होते हैं। तो इन चीज़ों को आप दोबारा से मतलब अच्छे से वीडियो को देखना और प्रैक्टिस क्लास में करना। और एमआरओ, अभी हमने क्या देखा कि एमआरओ में हमें क्या पता चल रहा होता है कि हमारी क्लास ने कितनी पेरेंट क्लास से इनहेरिट किया हुआ है। लेफ्ट साइड पे हमारी करंट क्लास शो हो रही होती है और राइट साइड पे हमारी पेरेंट क्लासेस शो हो रही होती है। बाय डिफ़ॉल्ट पाइथन के अंदर क्या होता है, जब भी हम कोई क्लास क्रिएट करते हैं, वो एक हमारे पास ऑब्जेक्ट की क्लास है, वो उस ऑब्जेक्ट की क्लास को क्या कर रही होती है, इनहेरिट कर रही होती है अपने अंदर, ठीक है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और कमेंट करना ना भूलें। आने वाली वीडियो में हम ओप्स के और डिफरेंट और जो एडवांस टॉपिक्स हैं उनको कवर कर रहे होंगे, जैसे कि और डेकोरेटर हैं, बहुत सारे डेकोरेटर मेथड्स हैं। तो इन सारी चीज़ों को हम स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे। इंशाल्लाह आने वाली वीडियो आपको जल्दी मिल जाएगी। वीडियो को एंड तक देखें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें और दुआ में याद रखें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।